हेलो नमस्कार दोस्तों, टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई सीरीज़ के साथ आया हूँ, सक्सेस सीरीज, जो आपकी एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाएगा। और ये खास करके एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए तैयार किया गया है। और वैसे कैंडिडेट जो झारखंड सीजीएल की और उत्पाद सिपाही की भी तैयारी कर रहे हैं, उस सभी के लिए भी ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोगों के सामने पहला सवाल क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितना होता है, सीएजी। तो पहले मैं कैग की बात बताऊं, इसका पूरा नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सबसे पहले ये किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में कैग का उल्लेख किया गया। और वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के कैग हैं, सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसकी कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब क्या, मीन्स पद ग्रहण करने से अगले 6 वर्ष तक या व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष तक ही होनी चाहिए, इसकी ये कार्यकाल होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष। आप तो ये बता दीजिए कंसोलिडेटेड फंड संविधान के किस अनुच्छेद में है। कंसोलिडेटेड फंड जिसको बोलते हैं संचित निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूं, तब तक आप कमेंट करके बताइए। सवाल क्या है, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। इसका कार्यकाल की बात करें तो ये राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। प्रेसिडेंट जो होता है, भारतीय प्रेसिडेंट, उसके अधीन ये कार्य करता है। तो इसका कार्यकाल भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो राष्ट्रपति के ऊपर ये इसका कार्यकाल डिपेंड करेगा। अब वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी जो है सो केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है। केंद्र का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, महान्यायवादी होता है, केंद्र का सबसे बड़ा वकील। आप तो ये बता दीजिए कि राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है। केंद्र का मैंने बता दिया, केंद्र का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, महान्यायवादी होता है। और इसके बारे में मैं बता दूँ महान्यायवादी के बारे में, तो ये संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। संयुक्त बैठक होता है जो, उसमें ये भाग ले सकते हैं परंतु वोटिंग नहीं कर सकते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु वोटिंग नहीं कर सकते। इस सवाल को आप ध्यान से में रखिएगा। तो अगर राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे बड़ा वकील जो होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, जिसको बोलते हैं महाअधिवक्ता जिसको बोलते हैं, ये राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। तो ये राज्य, जब केंद्र का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी होता है, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो राज्य का सबसे बड़ा वकील महाधिवक्ता किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका कार्यकाल, तो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। तो मुख्य जिसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका कार्यकाल भी सेम होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। अगला सवाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक क्या है, अस्थायी सदन है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 ईयर होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। मैं पिछला सवाल में बता दूं, ये कंसोलिडेटेड फंड जिसको बोलते हैं संचित निधि, ये संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जनगणना जो 2011 में हुआ था, उनसे संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो अगर सेंसस जनगणना 2011 की बात करें, 2011 की, ये तो पहले मैं बता दूं, जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या किस सूची का विषय है, ये सवाल पूछा जाता है। अगला, जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है, ये भी पूछा जाता है। तो मैं बता दूं, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती
सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची और संघ सूची में क्या अंतर है? तो जो केंद्र सरकार द्वारा किया जाए केवल उसको संघ सूची कहते हैं, और जो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाए उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। इसलिए जनसंख्या क्या है? समवर्ती सूची है और जनगणना संघ सूची का विषय है। और मैं बता दूं कि 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सबसे मतलब अधिकतम जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? बिहार का। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। और इसके बारे में बता दूं कि 2011 की जनगणना हुआ था, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। 2011 जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे। और इसमें 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, यूपी की। और न्यूनतम अगर पूछे न्यूनतम जनसंख्या, तो न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। अब इस भी पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा सवाल जो है गलत है? तो अब इसमें देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या गोवा, यही कथन क्या गलत है? अभी मैंने बताया कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। अगर न्यूनतम क्षेत्रफल पूछे तो गोवा है। और दूसरा है क्या? सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, ये भी सही है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछे तो केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य था हरियाणा। नेक्स्ट सवाल, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। ये सारे सही है। तो मैं एक और सवाल मैं बता दूं कि एकमात्र राज्य जहां की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, मीन्स वहां की जनसंख्या में कमी आई थी, वो राज्य था नागालैंड। ये इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? एक्चुअली मुझको पढ़ाना था जीएसटी, इसलिए मैं ये सवाल लाया, और ये सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं ये सवाल को लेकर आया हूँ कि कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो आयकर, संपत्ति कर, निगम कर और वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो है एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले मैं जीएसटी के बारे में बता दूं। जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर आया था? समिति कौन थी? तो विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी लाया गया था। और जीएसटी किस सूची का विषय? जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। क्यों है? क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों द्वारा लगाया जाता है। तो जीएसटी कितने तरह से लगाया जाता है? 2 तरह से। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है उसको सीजीएसटी बोलते हैं, और जो राज्य द्वारा लगाया जाता है उसको एसजीएसटी बोलते हैं। और मैं बता दूं, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो असम पहला राज्य था जिसने जीएसटी को लागू किया था। और जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू किया गया था। और मैं बता दूं, जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया था। और जीएसटी में कितने तरह के दर होते हैं? तो मैं बता दूं, जीएसटी में एक 0% होता है, मीन्स जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, जो टोटली फ्री होता है। एक 5% होता है, और 12% होता है, 18% होता है, और 28%। ये जीएसटी के स्लैब हैं। इस रेट से जीएसटी को लगाया जाता है। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मीन्स स्लैब जो है सो जीएसटी द्वारा नहीं लगाया जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा स्लैब लगाया जाता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये वो हैं जो जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं सवाल के ऊपर। तो इसका सही जवाब कौन है? जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। आयकर की बात करें, इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। और संपत्ति कर, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। और निगम कर जो एक कॉर्पोरेट पर लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों पर लगाया जाने वाला ये कर है, कॉर्पोरेट टैक्स। आई होप ये सारा सवाल मैंने क्लियर कर दिया। अब ले चलता हूँ अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मीन्स पहले आप ये समझ लीजिए कि अभिलेख न्यायालय मीन्स क्या होता है। अभिलेख न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है, जो न्याय देती है, वो अपने पास सुरक्षित रख सकती है, ये उसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 129 में यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अब इस ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में जो दिए हुए अनुच्छेद 215 की बात करें, तो अनुच्छेद 215 में क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट
उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट किस में? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में ये लिखा हुआ है। अब अगला अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में क्या है? हाई कोर्ट जो 5 प्रकार के रिट जारी करती है, वो हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है अनुच्छेद 226 के तहत कि वो रिट जारी कर सकती है। रिट जारी जो 5 प्रकार के रिट होते हैं वो रिट अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जारी करती है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आप इस भी पॉइंट को नोट करके रख लें कि हाई कोर्ट अगर जो रिट कौन सा अनुच्छेद के तहत जारी करती है तो अनुच्छेद 226, और सुप्रीम कोर्ट रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। और मैं बात करूँ अनुच्छेद, ये भी जो ऑप्शन में तो इसका भी सुपड़ा साफ कर देते हैं। अनुच्छेद 143 में क्या है? अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति जो है सो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 141 के तहत, ये 43 के तहत ये निहित है। तो ये सारा सवाल एक लाया हूँ, लेकिन उससे संबंधित इतने सवाल मैं क्रिएट कर दूंगा, बना दूंगा, जो आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर पूछेगा तो एग्जाम कहाँ से पूछेगा, सारा मैंने ऑप्शन को खोल के रख दिया है, ठीक है। मगर सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट जो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, और आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। और अनुच्छेद 143 की बात करें, इसमें राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये सारा सवाल क्लियर हुआ हो। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कंटेंट कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए मैं इस तरह का सवाल लाया हूँ ताकि इससे कई सवाल बन पाएँ, ठीक है, और उसके बारे में बता पाऊँ आपको मैं। तो क्या है, इस 1 को 2 से मिलान करना है। वन जीव संरक्षण अधिनियम, सवाल क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो मैं बता दूं वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो है सो इस सम्मेलन में भाग ली थी। और इस सम्मेलन से इतना प्रभावित हुई कि ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो भारत में भी लागू की। और कब लागू की? 1972 में, ठीक है। और इसके तुरंत बाद प्रोजेक्ट टाइगर लाती है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो ये सवाल क्लियर हुआ। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। अगला सवाल है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, ये भी सही है। नेक्स्ट सवाल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, 1986 में, ये भी सही है। जैव विविधता अधिनियम 2002, ये भी सही है। तो ये सारे सुमेलित हैं, सभी मिला हुआ है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये सारा सवाल क्लियर है। आप तो ये बता दीजिए कि RTI एक्ट कब आया था? RTI मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, मीन्स सूचना का अधिकार। इस किसका एक्ट क्या है? और सेकेंड है RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार का कौन सा एक्ट है? तो इसके मैं बता दूं राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है 2005 का एक्ट, 2005 का एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन। और राइट टू एजुकेशन ये कौन सा एक्ट है? ये 2009 का एक्ट है। ये भी पॉइंट को आप नोट करके रख लीजिएगा। ये सारा सवाल मैंने बता दिया। ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में और कितना बार पूछा गया है, इसलिए ये सवाल को मैंने लाया ताकि एक साथ सारे सवाल को मैं क्लियर करा दूं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूं। और अगला सवाल काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये चारों जल संधियां जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस सवाल को एकदम गौर से सुनिएगा। सवाल क्या है? निम्न में से किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आपके सामने है स्वेज नहर, जिब्राल्टर, मलक्का और बाब उल मंदेब की जल संधि। अब मैं पहले वर्ल्ड मैप में आपको बताऊं, ये आप दिख रहा होगा, ये क्या है? ये है यूरोप। ये क्या है? यूरोप है। और ये है अफ्रीका है। और ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है। और आपको ये दिख रहा होगा ये अटलांटिक महासागर है। और ये जो दिख रहा है ये पोर्शन ये भूमध्य सागर है। क्या ये क्या है? भूमध्य सागर है ये। अब आते हैं सवाल की ओर। ये है अटलांटिक महासागर, ये है भूमध्य महासागर, और इसके बीच में जो इसको जोड़ती है यहाँ एक जल संधि है जिसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि।
जिब्राल्टर जल संधि। तो ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। और इसी को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और या तो भूमध्य सागर की कुंजी भी कही जाती है जिब्राल्टर जल संधि को। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको एकदम नोट करके रख लीजिएगा कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन है? तो जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर की प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब जब भूमध्य सागर में आ जाते हैं तो नीचे अगर आइएगा थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ आपको मिलेगा ये स्वेज नहर, और यहाँ नीचे है लाल सागर। ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर। अब और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ये है लाल सागर, लाल सागर। तो अब यहाँ एक और सवाल बन गया कि भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो स्वेज नहर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर है, जो मिस्र के अधीन है। किसके अधीन है? मिस्र के अधीन है। आप इस भी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो ये सवाल सारा क्लियर हुआ। एक और सवाल, अटलांटिक महासागर आप देख रहे होंगे किस आकृति की है? ये एस आकृति की। ये सवाल भी पूछा जाता है कि कौन सा महासागर जो है सो एस आकृति की है? तो अटलांटिक महासागर जो है सो एस आकृति की है। ये सारा सवाल क्लियर हुआ। अब आते हैं सवाल के ऊपर। अब तो समझ में आएगा भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, बाब उल मंदेब की संधि। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको बोलते हैं आंसुओं का प्रवेश द्वार, आंसुओं का द्वार, आंसुओं का द्वार। ये सवाल में पूछा जाता है कि आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? तो बाब उल मंदेब की जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये सवाल भी क्लियर हुआ होगा। अब स्वेज नहर मैंने बता ही दिया, स्वेज नहर मिस्र के अधीन है, मिस्र में है, और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आई होप ये वीडियो में एक सवाल मैंने क्लियर बता दिया, अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? पलायन वेग जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी पहले समझ लेते हैं कि पलायन वेग कहते किसको। तो अब समझिए, आप मान लीजिए आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो पुनः वह पृथ्वी पर वापस आता है। तो क्यों वापस आता है? क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण वो वापस आता है। और अगर यदि उस गति से हम फेंकें कि पृथ्वी पर वापस आए ही ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। फेंकने की गति को क्या कहते हैं? पलायन वेग। जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है, उस वेग को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग, जो पृथ्वी पर फिर वापस नहीं आए। और सीधे सीधे शब्दों में अगर समझें तो वह न्यूनतम वेग जिसमें कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है और वापस पृथ्वी पर नहीं आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो उस पलायन वेग का मान कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मीन्स एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर के स्पीड से अगर फेंकते हैं कोई चीज़ ऊपर, तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। और उसी फेंकने की गति को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा कि पलायन वेग, और ये सवाल पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। असत्य को पहचानिए, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? पारसेक दाब का मात्रक है, एकदम रॉन्ग क्वेश्चन। ये क्या है? गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये सही है। पास्कल दाब का मात्रक है, ये भी सही है। एम्पियर धारा की मात्रक है, ये भी सही है। पारसेक जो है सो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ये भी दूरी की इकाई है, लेकिन दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है, पारसेक। ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल की ओर आते हैं, तो ये भी सवाल को आप ध्यान में रखिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है। आप एक और सवाल बता दीजिए कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक अगर पूछे तो इसका कैंडेला है। क्या है? कैंडेला। एक और सवाल, आवेश का एसआई यूनिट क्या है? आवेश का एसआई यूनिट कूलाम। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो क्या क्या मैंने बता दिया कि पारसेक क्या है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछे तो आपको लगाना है पारसेक। और ऐसे अगर प्रकाश वर्ष की दूरी पूछे, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, पास्कल जो है सो दाब का मापक है, और एम्पियर जो है धारा का मापक है। और ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसकी कैंडेला, और आवेश का कूलाम। आई होप ये सारा सवाल मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सवाल क्या है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कैसे पता करेंगे इस चट्टान की आयु क्या है? तो उसको पता करने के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पता कर पाते हैं कि इस चट्टानों की आयु कितनी है। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कार्बन 14
कार्बन 14 का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो कार्बन 14 का इस्तेमाल जीवाश्म की आयु जानने के लिए, जीवाश्म की आयु जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, किस समस्थानिक का? तो कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं जीवाश्म की आयु जानने के लिए। और कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? तो ब्लड कैंसर के उपचार में हम किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का। आयोडीन 131, आयोडीन 131 का उपयोग किस में करते हैं? तो आयोडीन अगर पूछे 131 का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो थायराइड की जांच में। किसकी जांच में? थायराइड की जांच में किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन 131 का। समझ में आया होगा ये सारा सवाल कि अगर चट्टानों की आयु जानने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम 235 का। और कार्बन 14 का इस्तेमाल किस में? जीवाश्म की आयु जानने में। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ब्लड कैंसर की जांच में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल अगर पूछे आयोडीन 131 का उपयोग किस में किया जाता है? तो आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड की जांच में किया जाता है। ये सारा सवाल मैंने आपको बता दिया, एक सवाल के साथ कई सवाल। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस सवाल को गौर से सुनिएगा। एक्वारेजिया में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो एक्वारेजिया की बात करें तो एक्वारेजिया कहते किसको हैं? तो आपने सुना होगा कि गांव में गलियों में जो आते हैं कहते हैं सोना साफ करवा लो, चांदी साफ करवा लो। एक्चुअली वो किससे साफ करता है? तो एक्वारेजिया से। और एक्वारेजिया में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं तो मैं बता दूं, एक्वारेजिया में HCl पाया जाता है, HCl और HNO3, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों को मिलने से क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। और अगर ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस अनुपात में ये दोनों को मिलाए जाने पर एक्वारेजिया बनता है, तो ये होता है 3:1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होता है? 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 होता है। ये दोनों का अनुपात 3:1 होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। HCl का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। इसमें कितने लेटर है? 1 2 3। तो इसको याद रखते हैं। ये इसमें अनुपात कितना होता है? 3 और इसको मान लीजिए 1। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। आप तो ये बता दीजिए कि एसिड रेन किस किस से मिलके बनता है? एसिड रेन मीन्स अम्ल वर्षा जिसको बोलते हैं, वो किसके मिलने से बनता है? तो मैं बता दूं, एसिड रेन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? एसिड रेन बनता है। तो अब सवाल में समझ में आया। एसिड रेन का अगर पीएच मान, ये भी सवाल में पूछ लिया जाता है कि एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? तो एसिड रेन का पीएच मान 5.4 होता है। आप इस सवाल को भी ध्यान में रखें। तो इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 10 का ए और बी दोनों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों के मिलने से एक्वारेजिया बनता है। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा, काफ़ी बेहतरीन सवाल है और एग्जाम में छपने वाला सवाल है, इसलिए इस सवाल को आप ध्यान से सुनिएगा। सवाल क्या है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आप पहले हर एक सवाल ऐसा लाया हूँ ऑप्शन ताकि मैं इसके बारे में भी आपको बता सकूं। तो अमीनो अम्ल, आइसोप्रीन, न्यूक्लियोटाइड और एथिलीन। अमीनो अम्ल की बात करें तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का बहुलक है। अमीनो अम्ल किसका बहुलक है? प्रोटीन का बहुलक है। आइसोप्रीन की बात करें, आइसोप्रीन तो आइसोप्रीन जो है सो प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का क्या है? बहुलक है आइसोप्रीन। न्यूक्लियोटाइड किसका बहुलक है? तो डीएनए का, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का बहुलक है न्यूक्लियोटाइड। और एथिलीन की बात करें तो ये पॉलीथीन का बहुलक है, पॉलीथीन का ये बहुलक है। आई होप ये सारा सवाल मैंने क्लियर कर दिया। क्या अमीनो अम्ल किसका बहुलक है? प्रोटीन का, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का और न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बहुलक है। एथिलीन की बात करें तो एथिलीन पॉलीथीन का ये बहुलक है। तो इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा 12वां सवाल। ये सब सवाल जो है सो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, इसलिए आप इस सवाल को इग्नोर ना करें और ध्यान से देखें सारा सवाल। एक सवाल सभी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए सवाल को गौर से देखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनमें से जो दिया गया कथन, इनमें से कौन सा कथन जो RBI के बारे में गलत है? तो मैं पहले आपको RBI के बारे में बताता हूँ, फिर इस सवाल को देखते हैं। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और मैं बता दूं RBI के प्रथम जो गवर्नर थे वो RBI के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ऑसबोर्न स्मिथ
ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और आरबीआई के अगर प्रथम भारतीय गवर्नर बोले तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। देशमुख, ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आरबीआई के प्रथम गवर्नर बोले तो ओसबोर्न स्मिथ, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बोले तो सीडी देशमुख। और मैं बता दूं आरबीआई का नेशनलाइजेशन में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये सारे सवाल आपको क्लियर हुआ होगा, मैं बता दिया। एक और सवाल इसमें नोट कर लीजिएगा कि आरबीआई की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की समिति की सिफारिश पर हुआ था। ये सारा सवाल मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं सवाल की ओर। क्या है, पहला, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये गलत है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ, कोलकाता था। ये सही सवाल है। मैं बता दूं आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय जो था वो कोलकाता था। जिस समय आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में। और वर्तमान में बात करें तो इसका वर्तमान में आरबीआई की मुख्यालय मुंबई में है। ये भी सवाल को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये भी सही है। अभी आरबीआई के जो 24वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। ये भी सवाल करेक्ट है। तो ये सारा सवाल करेक्ट है, ये केवल ऑप्शन ये गलत है, तो यही इसका सही जवाब होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये आज की सवाल जो काफ़ी बेहतरीन सवाल है। मैंने पहले ही बता दिया क्लास के स्टार्टिंग में कि सक्सेस सीरीज जो है सो अगले 10 पार्ट में आएगा, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी और वैसे भी कैंडिडेट जो झारखंड सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये सेशन है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए हर वीडियो को आप अंत तक देखें और उसके बाद अपने आप में परिवर्तन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो विजय भटकर। विजय भटकर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और मैं बता दूं भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर कौन था, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। परम 8000, परम 8000 जो है सो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और मैं इसके ऑप्शन बी के बारे में बता दूं कि विक्रम साराभाई किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसके बारे में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक, अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, विक्रम साराभाई का। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहते हैं। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक, परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट सवाल, शकुंतला देवी मानव कंप्यूटर के नाम से ये फेमस थी। इनका आप यूट्यूब में आप देख सकते हैं सर्च करके शकुंतला देवी। इसका जो कैलकुलेशन है सो कंप्यूटर से भी फास्ट कैलकुलेट करके कोई भी सवाल को जवाब दे देती है, इसलिए इसका नाम जो है सो मानव कंप्यूटर रखा गया है शकुंतला देवी के। तो आई होप ये सेशन आप काफ़ी एंजॉय किए होंगे। और कैसा लगा सेशन और आज का कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में दोगुने उत्साह के सामने आपके सामने मैं आऊँ और ये सीरीज जो आपको सफलता दिलाएगा आपके एग्जाम में, इसलिए इस सीरीज़ को मिस ना करें। फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।